देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा पर सबसे पहले विचार जो था वो 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था। उसके बाद स्वराज पार्टी ने 1935 में संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अवधारणा रखी थी 1935 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा गठित की गई। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको बता रखा है ये। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समिति गठित करी थी। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो दो मैंने आपको बताई थी, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी और संचालन समिति। दोनों के अध्यक्ष का नाम पूछते हैं एग्जाम में। तो प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अभी तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक चीज और बता रखी थी कि 42वें संविधान संशोधन को ही क्या बोलते हैं? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आए थे, जैसे कि मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको संविधान में स्थान दिया गया। आर्टिकल 51 क में रखा गया उसको। ठीक है, तो बहुत सारी इसके अंदर नई नई चीजें लेकर आए थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। बी आंसर सही होगा। जिसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अब ये वाली डेट क्यों चूज करी थी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये वाली 26 जनवरी की डेट इसलिए चूज करी गई थी कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए ये डेट चूज की गई थी। ओके। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है, आपको पता होगी, तो फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड, जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। ओके। वर्तमान में देखिए कितने हैं? 22 भाग है। अनुसूचियां जो है वो देखिए संशोधित होकर कितनी हो गई? 12 हो गई। और आर्टिकल जो है 395 एज इट इज है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही होगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, अनुसूची पे मैंने ऑलरेडी ट्रिक बना रखी है। एक कविता के माध्यम से मैंने आपको देखिए संविधान की सारी अनुसूची याद करना बताई थी। वो कविता अगर आपको पता होगी, जो कि बहुत आसानी से आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका अनुसूची से क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहोगे इसमें। तो वो कविता क्या थी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 है, देखते ही देखते याद हमको हो चुके। तो ये मैंने बनाई थी। अगर आप इसका एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसने नहीं देखा है। तो फ्रेंड देखिए क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, एसपी की शपथ लेकर। तो एस पी, एस से बना स्टेट, पी से बना पैसा। तो पैसा से संबंधित है दूसरे नंबर की अनुसूची। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, बिल्कुल डी आंसर सही होगा। तो अनुसूची वाला एक बार वीडियो देख लीजिए जिसने नहीं देखा है, तो आप आसानी से सारे अनुसूची वाले क्वेश्चन सही करना सीख जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली को सबसे पहले ग्रहण किसने करा था? ब्रिटिश संविधान ने। और ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राज करा तो वो भारतीयों को क्या सिखा के चले गए? संसदीय प्रणाली। ऐसे आपको मैंने ट्रिक से याद करवाया था। तो सी आंसर सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक मतलब मनी बिल की परिभाषा दी गई है? तो बड़ी आसानी से मैंने आपको याद करना सिखाया था ये मनी बिल। तो ट्रिक क्या थी? मनी में देखिए आपको सिर्फ क्या लिखना है? एम और ओ लिखना है। ठीक है, मनी का आपने लिख लिया एम और ओ। तो बस ये आपकी ट्रिक थी। मैंने बताया था कि बीच वाला जो पोर्शन है साफ कर दो। तो क्या बन गया दोस्तों? ये 110 ऑटोमेटिक बन गया। मतलब अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक मतलब मनी बिल से संबंधित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं?
नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो किस संविधान से लिया गया है? ट्रिक क्या थी हमारी? नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या है? धन का समान वितरण, मतलब आय का समान वितरण। और आय से रिलेटेड देखिए एक ही वर्ड दिखेगा, आयरलैंड, मतलब डी आंसर सही होगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये कम से कम 7 से 8 बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संविधान के किस भाग में उसका विवरण दिया गया है? भाग 4 क में, ठीक है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है वो भी ध्यान रखिएगा, 51 क में उसे रखा गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। सी आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कितने, 395, और अनुसूचियां कितनी अभी? 12 अनुसूचियां। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, वह कौन से हैं? तो फ्रेंड्स समानता का अधिकार मतलब मौलिक अधिकार में, तो ये मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे? 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ई एफ ने शोध किया किस पर? शिक्षा पर। तो ई से बना इक्वालिटी, एफ से बना फ्रीडम, शो से बना शोषण, ध से बना धर्म, और ये शिक्षा और संस्कृति। और छठा बस्ता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। ओके, तो ये जो है 6 मैंने आपको बताए थे मौलिक अधिकार। संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में से हटाकर विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार में डाल दिया गया 300A में। तो फ्रेंड तब से मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है, ठीक है। तो पहला आता है इक्वालिटी, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक। और यही पूछा है समानता का अधिकार, इक्वालिटी। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। अगर फ्रीडम पूछते तो वो है 19 से लेकर 22 तक। तो ये सारा मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत जो है वो दंडनीय अपराध है, अनुच्छेद 17 में बोला गया है। तो अनुच्छेद 17 संबंधित है उससे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, इसके जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। उसके बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो कि पहली मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी थी? वो करी थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ये कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो नीति आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो उसके स्थान पर आया नीति आयोग। तो नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। मतलब संविधान में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर क्या होगा? डी आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो नीति आयोग पे मैंने वीडियो बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए सिंपली नीति आयोग, सबसे पहला वीडियो अपना ही आएगा, वो आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मतलब CEO जो हैं वो कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए विधान परिषद बोला है। अगर विधान मंडल की बात होती तो 168, उसके बाद में अगर विधान परिषद आता है 169, और 170 में आता है विधानसभा। तो ये तीनों आर्टिकल मैंने आपको बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विधान परिषद पूछा है, मतलब बी आंसर सही होगा, आंसर नंबर बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 335, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है,
संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय राज्य। देखिए संघीय वर्ड जो है संविधान में कहीं नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। बचा कौन सा? राज्यों का संघ। तो आर्टिकल नंबर 1 में बोला है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये आंसर। भारत संघ में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आज़ादी के बाद देखिए 1953 में प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, पहला भाषाई राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, वो मूल संविधान का हिस्सा था। बिल्कुल ए आंसर सही है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल की सिचुएशन में, और इसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? कौन होता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अभी बताया मैंने आपको, अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए फ्रीडम राइट्स, संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो मैंने क्या बताया था? EF ने शोध किया किस पर? शिक्षा पर। यही हमारी ट्रिक थी। तो E से बना इक्वालिटी, F से बना फ्रीडम। तो ये 14 से 18, फ्रीडम वाला मैंने आपको बताया था 19 से 22। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। ठीक है। ध्यान रखिएगा एक और चीज, 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। तो 19A वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया आर्टिकल नंबर 300A में। ठीक है, तो ये क्या है? विधिक अधिकार है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड देखिए 12 से लेकर 35 तक क्या आ गए? हमारे फंडामेंटल राइट्स आ गए। 36 से लेकर 51 तक आते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर सही होगा। 51 क में आता है हमारा, क्या आता है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मेनली इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तीनों चीज आपको क्लियर है, मतलब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक तो हमको पता है, पर इनमें से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे 40, 48, 48 क और 51। ये मैंने चार आपको बताए थे। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 40 वाला आर्टिकल जो है, आर्टिकल 40, वो ग्राम पंचायत संगठन संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 कृषि पशुपालन संगठन संबंधित है। आर्टिकल नंबर 48 क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधित है। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। समान कार्य के लिए एक समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में धन का समान वितरण, आय का समान वितरण, तो ये क्या बात कर रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब धन का समान वितरण हो, तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। बिल्कुल डी आंसर सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? किसमें है? 48A में। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। राष्ट्रगान ध्वज का सम्मान करना बिल्कुल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण ये भी है। उपरोक्त सभी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संसद में शामिल हैं। देखिए संसद जो है मैंने आपको बताई थी कि संसद क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो होते हैं इसके अंग होते हैं संसद के। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, अगर आपने उतना पढ़ रखा है तो मतलब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 100 में से 100 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जितने मैं आपको 300-400 समथिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने जितने मैंने पॉलिटी पे वीडियो बनाए अगर सारे देख रखे हैं तो मतलब आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। रेलवे में भी पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं,
पीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, एसएससी में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो अच्छे से स्टडी करिए इसकी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं दिया जा सकता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, कार्यपालिका क्या होता है? संघ की कार्यपालिका, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सब जो होते हैं कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो उस कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। बी आंसर सही होगा। और संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में, ये आर्टिकल नंबर 53 बोलता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मिनिमम कितनी आयु होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, डी आंसर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर विवाद है तो वो कौन संभालता है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट संभालता है। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है किस किस मैटर पे? लॉ, फैक्ट और पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये आर्टिकल बोलता है 143, तो मतलब सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब एग्जाम में देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल सिमिलर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोनों कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। अगर पूछते हैं कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? सरदार पटेल। दोनों को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और ये आर्टिकल बोलता है 64। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए, ए आंसर जो होगा वो कंफ्यूज करेगा आपको। लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे दोनों सदन हो गए, दोनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर क्या बोला है? निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति जो मनोनीत कर रहा है वो सदस्य यहाँ पर इंक्लूड नहीं करें, जबकि उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर सारे सदस्य आएंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? कौन कर सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, राष्ट्रपति जो है आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। टोटल मिला के राष्ट्रपति जो है वो 14 सदस्यों को मनोनीत करता है संसद में। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए, लोकसभा के लिए पूछा है स्पेसिफिक, तो आंसर ए सही होगा। लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए राज्यसभा के चुनाव हेतु? 30 वर्ष होना चाहिए। सी आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। विधान परिषद जो होती है उसके सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्याएं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को चलने के लिए, कार्य करने के लिए मिनिमम कितने सदस्य जरूरी होते हैं? तो गणपूर्ति संख्या वही होती है। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही हो सकती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य जो है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? किससे हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935। ए आंसर। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है?
किस भाग में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख की 4 में। ठीक है, 3 में क्या किया गया है फंडामेंटल राइट्स और 4A में किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर बी सही होगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? फंडामेंटल राइट्स जो हमारे उसमें संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, तो 1976 में बी आंसर इसका सही होगा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? देखिए, आर्थिक न्याय मतलब आय का समान वितरण। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। धन का समान वितरण, आय का समान वितरण किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल होती हैं, सेना प्रमुख बिल्कुल होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करता है, तो ए आंसर सही होगा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन रह सकता है? राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर जो होता है उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और हटाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? वित्त बिल, ध्यान रखिएगा, फाइनेंस बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो। सी आंसर। देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कोई विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर 120 वोट पड़े। ठीक है, तो उसका 1/6 कितना हो गया? 20। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 20 से कम वोट मिले तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाएगी। क्लियर? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। देखिए, वित्तीय बिल जो होता है वो केवल और केवल सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। अगर कोई दूसरा बिल होता है तो वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, पर वित्तीय बिल सिर्फ और सिर्फ केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध मतलब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? अविश्वास प्रस्ताव कौन रखता है? मैंने आपको बताया था, विपक्ष रखता है। किसके विरुद्ध रखता है? सरकार के विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रोसेस क्या होती है कि एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 लोग उसके समर्थन में होना चाहिए, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो रखा जा सकता है। तो 50 लोग मिनिमम समर्थन में होना चाहिए। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर बता रखा है इसका, एक बार और आपका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। मैक्सिमम सदस्य संख्या हो सकती है 552, वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है, इसमें से मैंने आपको बताया दो जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य, और बचे हुए कितने? 543 जो हैं वो निर्वाचित होते हैं। इसमें से 530 जो है वो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं और 13 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम 552। डी आंसर इसका सही होगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? देखिए, आम चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का होना जरूरी है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए बिल्कुल, उससे पहले तो हो ही नहीं सकते। तो 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और 51-52 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर सही होगा। अब निर्वाचन आयोग की बात करिए तो उससे रिलेटेड पॉइंट सुन लीजिए कि निर्वाचन आयोग जो है वो हमारे संविधान के भाग 15 से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। पहले जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय निकाय था, फिर 1993 के बाद में त्रिसदस्यीय निकाय हो गया जिसके अंदर 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात होगी, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा होगा? कश्मीर का देखिए निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है?
तो देखिए लोकसभा में राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को चुन सकता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। टोटल मिला के कितने हो गए? 14। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस की बात हो रही मतलब राज्यसभा, ठीक है ना। लो हाउस की बात होगी तो वहां पर आएगा लोकसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, देखिए स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग ही नहीं होती है, इसीलिए उसे स्थायी सदन बोलते हैं। ओके। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए अनुसूची वाला मैं आपको बता चुका हूँ कविता, तो आप उससे बहुत आसानी से आंसर लगा सकते हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ में। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? दल बदल, तो देखिए दल बदल में आगे का वर्ड क्या आ रहा है? द, और द से 10 बनता है ना। तो आंसर सी सही होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसे संबंधित है? किसे संबंधित है? दल बदल कानून से। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, फिर संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में हिस्सा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थान दिया गया। तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957। गांव के विकास के लिए उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत हो, खंड ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति हो, जिले के विकास के लिए जिला परिषद हो। तो ये बोला था बलवंत राय मेहता समिति ने, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। आंसर क्या होगा? देखिए सी आंसर होगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? किस अवधि के अंदर? 6 माह के अंदर। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायत चुनाव की। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। अगर हम पार्ट की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे तो भाग है 20। दोनों चीज ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। डी आंसर। वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? देखिए संविधान संशोधन मैंने आपको बताए थे, 12 इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन बताए थे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अगर आपने देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप टिक कर सकते हो। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन। बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, पीएससी एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? किस घाटे का होता है? राजकोषीय घाटे का सबसे ज्यादा योगदान होता है, फिस्कल डेफिसिट का। बी आंसर सही होगा। अब बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये सब मैं आपको बजट वाले लेक्चर में अच्छे से समझा चुका हूं। बजटीय डेफिसिट क्या होता है? देखिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं टोटल रिसीट्स को, मतलब कुल व्यय में से माइनस कर देते हैं कुल प्राप्ति को, तो वो क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट कहलाता है, बजटीय घाटा कहलाता है। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, उसमें से माइनस कर दो टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, जो भी उन्होंने बैंकों से जो बोरो करा है उसको छोड़ दो, तो इस अंतर को क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर? देखिए टोटल एक्सपेंडिचर एज इट इज है, पर यहां पर प्राप्ति और कम हो गई, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब घाटा बढ़ गया, तो राजकोषीय घाटा ज्यादा हो गया। ऑब्वियस ही बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? बी आंसर। तो ये दोनों चीजें मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, तो बजट वाला लेक्चर देखा होगा तो आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बजट जो है वो हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी जगह पर क्या शब्द का उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का हमारे संविधान के 112 में उल्लेख मिलता है। ठीक है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं? देखिए अभी हमने देखा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स क्या कहलाता है? बजटीय घाटा कहलाता है। तो आंसर क्या होगा?
बी आंसर। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, चालू वित्तीय वर्ष जो करंट में चल रहा है उसके परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। जीरो बेस बजट क्या होता है कि पुराने वित्तीय वर्ष को सब भूल जाओ, फ्रेश नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? जीरो बेस बजट कहलाता है। आउटकम बजट क्या कहलाता है? हर तिमाही समीक्षा करना, तो वो आउटकम बजट हो गया। तो यहां पर देखिए, समझ में आया आपको? सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, निष्पादन बजट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। इसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करता है। राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, पता होना चाहिए आपको। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। बी आंसर इसका सही होगा। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए, संविधान में गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। तो संविधान में इसको हटाने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राज्यपाल को कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केक बोलते हैं इसको। इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। इसका काम क्या होता है? संचित निधि के व्यय की समीक्षा करना। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, सी आंसर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? देखिए फ्रेंड्स, समिति से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको देखिए 2 समिति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहले तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। और प्राक्कलन समिति को बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होती है मतलब एस्टिमेट कमेटी, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति यही होती है, प्राक्कलन समिति। अब जो 22 सदस्य होते हैं इसके अंदर लोक लेखा समिति में, उसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं। जबकि जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए, दोनों का जो काम होता है वो लगभग बराबर ही होता है। सरकारी धन के व्यय की जांच करना इसका काम होता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, विपक्षी दल का नेता होता है वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? कौन सी है? प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, बी आंसर इसका सही होगा। तो बस ये 2 समिति के बारे में अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली दोनों से पूछते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? राज्य की विधानसभाओं संबंधित 170, ए आंसर। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्यों की संख्या है 403। ठीक है, मैक्सिमम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। मिनिमम कितनी? 60। पर ध्यान रखिएगा, गोवा, मिजोरम, सिक्किम अपवाद है, वहां पर 60 से कम सीटें हैं। अभी हाल ही में देखिए विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य के शक्ति बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, जिसके अंदर 3 सूचियां दी गई हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, और यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची।
3 सूचियों के बारे में बताया गया है और मैंने अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा रखा है कि कौन सी सूची में कौन सा विषय है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि राज्य सूची में सम्मिलित कौन सा नहीं है। पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है, न्याय ये भी राज्य सूची में सम्मिलित है, जेल भी है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। शिक्षा, मजदूर संघ, ठीक है, जंगल, ये जो सब जितने भी बता रहा हूं मैं आपको विषय, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है। देखिए, समवर्ती सूची काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसी सूची जहाँ पर बहुत सारे विषय रखे गए और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। तो ये एक बिल्कुल ऑसम चीज़ है। सम से बना था हमारा ऑसम, ठीक है ना। तो सम तो हो गया समवर्ती सूची का और हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया का। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो सी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, मजदूर संघ बिल्कुल शामिल है, शेयर बाजार तथा भावी बाजार। शेयर बाजार जो है राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, तो मतलब ये संघ सूची का विषय है। जंगली जानवर, जंगल, ये सब जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। जो संघ सूची है उसके अंदर कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। जो राज्य सूची है उसके अंदर कितने विषय हैं? 61। और समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? 52। ठीक है फ्रेंड्स, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद, राज्यसभा, ये जो सदस्य होते हैं ये 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। विधान परिषद जो है हमारे भारत में सिर्फ 7 राज्यों में है। और मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? कि विधान परिषद में देखिए क्या होता है, मेनली बोलने का काम होता है। जो काम असली कर रहा है वो विधानसभा कर रही है। विधान परिषद में सिर्फ बोलने का काम होता है। तो बोल बोल के उनको गले की बीमारी हो गई, मतलब खांसी हो गई, टीबी हो गई, ठीक है। और क्या हो गया साथ में? जुकाम हो गया। तो ये हमने ट्रिक बनाई थी। टी से बना तेलंगाना, बी से बना बिहार, जे से बना जम्मू कश्मीर, यू से बना उत्तर प्रदेश, के से बना कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। इन सभी राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो ये हमने ट्रिक से याद करा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे स्टेट के और पूछ लेंगे कि किसमें विधान परिषद नहीं है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। सी आंसर। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? देखिए आपको 2 चीज ध्यान रखना है कि विधानसभा द्वारा कितने चुने जाते हैं और राज्यपाल द्वारा कितने चुने जाते हैं। विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य और राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं 1/6 सदस्य। ठीक है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1/3 मतलब बी आंसर इसका सही होगा। विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा? 1/6 सदस्य, मतलब सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, मतलब संविधान का निर्माण किया गया, उसके सदस्य कौन थे? कौन थे उसके सदस्य? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे। इसका आंसर सी सही है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों 1930 में इसी दिन को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। जिला स्तर, ग्राम स्तर और खंड स्तर की उन्होंने बात करी थी, तहसील स्तर की बात नहीं करी थी। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? देखिए पहला नगर निगम भारत में 1687 में मद्रास में स्थापित हुआ था। और देखिए चेन्नई का जो है पुराना नाम क्या है? मद्रास है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही होगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, नगर निगम की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं कि नगर पालिका से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि नगर पालिका को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संविधान में स्थान दिया गया, जो कि हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित है।
12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए हैं जिन पर नगर पालिका को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो भारत में महिलाओं के लिए देखिए स्थान आरक्षित कहाँ पर है? लोकसभा में बिल्कुल भी नहीं है, मंत्रिमंडल में बिल्कुल भी नहीं है, राज्य विधानसभाओं में बिल्कुल भी नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में और नगर पालिकाओं में ध्यान रखिएगा महिलाओं का स्थान जो है वो आरक्षित है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? देखिए आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? 2012 में। अभी लेटेस्ट पार्टी है ये, ठीक है, दिल्ली में इनकी सरकार है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्यसभा में इनकी 3 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीटें हैं। राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जेडीएस। आपने नाम सुना होगा, कर्नाटक इलेक्शन में अभी हाल ही में रिजल्ट आए तो जेडीएस का आपने नाम सुना होगा, जनता दल सेलुलर। जनता दल से अलग होकर इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना की थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इसकी स्थापना करी थी। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 370। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? देखिए हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, ठीक है, हमने डिस्कस कर ही रखा है। तो जब हमारा संविधान बना था तब इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। फिर संशोधन होते रहे और भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में आज भाषाओं की संख्या है 22। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट भाषा बता देता हूँ, सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इस 22 भाषाओं में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये मेन इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। एक बार आपने सुन लिया, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक हो जाएगा। संस्कृत बिल्कुल है, सिंधी बिल्कुल है, अंग्रेजी नहीं है, नेपाली बिल्कुल है। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसका आंसर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? मैंने अभी आपको बताया कितनी है, 22। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत। राज्यपाल जो होता है बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा, राज्यपाल दिलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 167। देखिए मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपको 163 याद रखना है और 167 ध्यान रखना है। 167 में उसके कार्यों को परिभाषित किया गया है और 163 में उसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। राज्यपाल को जानकारी देने हेतु मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है 167 आर्टिकल में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का मतलब है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है भाग 5 से संबंधित है। ओके, इसके गठन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है। अगर दोस्तों हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो वो संबंधित हैं भाग 6 से संबंधित हैं, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाग 5 से संबंधित है, हाई कोर्ट जो है वो भाग 6 से संबंधित है। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो उसका अधिकार सिर्फ भारत की संसद के पास है। ओके, स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8 थी, और एक क्या था? मुख्य न्यायाधीश था। उसके बाद में ज़रूरतें बढ़ती गई, उसके हिसाब से संशोधन होते गए, और वर्तमान में बात करते हैं तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? बढ़कर 30 हो गई है, और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। तो ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा वर्तमान का, वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। डी आंसर इसका सही होगा। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होना चाहिए? तो कोई भी निर्धारित नहीं की गई है न्यूनतम आयु सीमा, पर मैक्सिमम कब तक वो अपनी सेवा दे सकता है वो जरूर डिसाइड किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 65 वर्ष तक वो अपनी सेवा दे सकता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी होती है दोस्तों? 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ए आंसर। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में देखिए न्यायाधीश पूछा है ना, तो 30 होगी संख्या। यहाँ पर 31 मत करके आ जाना, क्योंकि एक जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है।
तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ न्यायाधीश पूछा है, इसलिए 30 आंसर बिल्कुल सही होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी देखिए हाल ही में आपको पता होगा, मैंने आपको करंट अफेयर के वीडियो में बताया है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसकी पहले सैलरी कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2.8 लाख रुपए कर दी गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, उसकी पहले सैलरी कितनी थी, 90,000 थी, जिसकी सैलरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। तो ये दोनों चीज़ अभी ध्यान रखिएगा, मैंने करंट अफेयर में भी आपको बता रखा है, इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे सौंपती हैं? लोक लेखा समिति जो होती है वो रिपोर्ट किसे सौंपती हैं? लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, इसका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, विपक्ष दल का नेता होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो वह कौन होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है, जो कि एक विधि अधिकारी होता है भारत का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, पर संसद में बोलने का इसको अधिकार होता है। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं होता है भारत के अटॉर्नी जनरल को, सिर्फ संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? ध्यान रखिएगा, कोई विधेयक, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लोकसभा में आता है तो वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति की परमिशन के बाद वो लोकसभा में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो कौन करता है यहाँ पर? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर ये पूछते हैं कि किसकी अनुमति से रखा जाता है, तो वहाँ पर फिर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाता है। संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका उपयोग करेगा? देखिए फ्रेंड्स, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है, पर मतों की समानता की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष का जो मत होता है वो निर्णायक साबित होता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 100 में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखे हैं, अच्छे से चैप्टर वाइज हमने सॉल्व कर रखे हैं। आई थिंक आपको ये सब सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति है, तब राष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अगर हम महिला की बात करेंगे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? मीरा कुमारी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। डी आंसर। पंचायती राज विषय हैं, पंचायती राज जो विषय हैं वो राज्य सूची से संबंधित हैं। ठीक है, सिंचाई हुआ, भू राजस्व हुआ, पंचायती राज हुआ, ये सब विषय जो हैं राज्य सूची से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? किसने की है? पहले जो थे वो ज्योति बसु थे, हाल ही में पवन कुमार चामलिंग जो है वो भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा देने वाले व्यक्ति बने हैं। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं ये, 1994 से मुख्यमंत्री हैं। अभी वर्तमान में भी यही पवन कुमार चामलिंग जो हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। किस पार्टी से संबंधित हैं ये? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से संबंधित हैं, एसडीएफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है विधान परिषद, और निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने शून्य आधारित बजट को अपनाया था? किस राज्य ने अपनाया था शून्य आधारित बजट को? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने 1987-88 में जीरो बेस बजट सिस्टम को अपनाया था। क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। शून्य आधारित बजट होता है कि एक नए सिरे से बजट को बनाना, पुराना सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से बजट को बनाना शून्य आधारित बजट कहलाता है। बता चुका हूं आपको मैं अच्छे से ये। देखिए, अगर विश्व में बात करते हैं हम कि सबसे पहले शून्य आधारित बजट को किसने अपनाया था, तो वो अमेरिका ने अपनाया था 1973 में। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? विधान परिषद की मैक्सिमम जो सदस्य संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है?
उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3। मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? 40। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 उस राज्य की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, भारत की प्रस्तावना में इसमें संशोधन किया गया था और मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? केंद्र में कितने मंत्री हो सकते हैं, राज्य में कितने मंत्री हो सकते हैं, तो ये डिसाइड करने के लिए आया 91वें संविधान संशोधन, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का कितना? 15%। आंसर क्या होगा? डी आंसर। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय दिया था और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, 2 स्तरीय उन्होंने बताया था। तो आंसर क्या होगा? देखिए, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। उसके बाद में अप्रैल 1958 में इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया और 1959 में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में की गई, नागौर जिले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नागौर जिला, ध्यान रखिएगा। डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, वन जो है समवर्ती सूची से संबंधित है, बिल्कुल समवर्ती सूची कॉन्करेंटली से संबंधित है। वन हुआ, चाहे वन जीव हुए, जंगल हुए, ये सब समवर्ती सूची से संबंधित हैं। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची से, ये गलत है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, तो वो आता है संघ सूची में। बी आंसर इसका सही होगा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। ए आंसर इसका सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 40। ठीक है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है ये अनुच्छेद 40, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? उप प्रधानमंत्री पद जो है, जिसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, उस पर अभी तक भारत में 7 लोग जो है वो नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हुए थे वो कौन थे? सरदार पटेल थे। और सबसे लास्ट में कौन हुए? लाल कृष्ण आडवाणी। इंपॉर्टेंट मैं आपको और बता देता हूँ, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्री परिषद था, उससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जो पहला मंत्री परिषद था उसके अंदर शिक्षा मंत्री थे, वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। वित्त मंत्री आर के शेट्टी थे और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर गृह मंत्री का पूछ रहे हैं, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? देखिए, शून्य काल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए इसको। संसद के सत्र की दिनचर्या जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, मॉर्निंग से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। और उसके बाद का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? कार्यसूची कहलाता है। इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। डी आंसर। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसका मंत्री पद जो होता है वो छीन लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल आप अरुण जेटली देख सकते हैं। वो लोकसभा इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद में उनको राज्यसभा से सीट मिल गई, मतलब राज्यसभा के वो सदस्य बन गए, तो उसके बाद में उनका मंत्री पद जो था वो उनसे नहीं छीना गया, स्थायी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? कौन थे वो? चौधरी चरण सिंह। ऐसे ध्यान रखिए कि चौधरी चरण सिंह के चरण संसद में नहीं पड़े, उससे आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों या फिर संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? देखिए, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली को छोड़कर सभी में एक एक सीट है। और राज्यों की बात करते हैं तो सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों में एक एक सीट है। तो उस हिसाब से देखिए, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो एक सीट हो गई। सिक्किम और मिजोरम में एक एक सीट है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, एक एक सीट दिमाग में बिल्कुल याद रखिएगा। और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक सीट है लोकसभा की। सबसे अगर हम बात करते हैं लोकसभा की सीट किस राज्य की है, तो देखिए 80 है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? देखिए, मिनिमम सांसद होना चाहिए लोकसभा में 55, तभी आप विपक्षी दल होने का दावा पेश कर सकते हो। कांग्रेस जो है वो हाल ही में विपक्षी दल नहीं है, क्योंकि उसके पास में वर्तमान में जो है लोकसभा में सिर्फ 44 सांसद है। तो भारत में अभी कोई भी विपक्षी दल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर। लोकसभा के चुनाव के पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। लोकसभा के चुनाव के पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती हैं? कितने दिनों तक रोक सकती हैं? 14 दिन तक। ये आंसर सही होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में वो लोकसभा में रखा जाता है सबसे पहले। उसके बाद में लोकसभा से पारित होकर कहाँ जाता है? फिर ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको 14 दिन मैक्सिमम रोक सकती है। अगर 14 दिन में डिसीजन नहीं लिया तो ऑटोमेटिक ये पास माना जाता है। उसके बाद में फिर से ये लोकसभा में आता है। लोकसभा से पास होकर कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पर फाइनल मुहर लगाता है। तो धन विधेयक की देखिए मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ पहले भी। राज्यसभा जो होती है वो 14 दिन तक इसको रोक सकती है। तो ए आंसर इसका सही होगा। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बराबर अपनी सेवा दी है? एस राधाकृष्णन जो थे उन्होंने 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। और उनके बाद में हामिद अंसारी जो हैं भारत के पिछले उपराष्ट्रपति जो थे, ठीक है, उन्होंने 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। तो सी आंसर इसका सही होगा। हाल ही में देखिए 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन भारत में काम कर रहे हैं? वेंकैया नायडू। 2017 में ये उपराष्ट्रपति बने भारत के। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा लेती है, लोकसभा लेती है, विधानसभा लेती है, विधान परिषद नहीं लेती है। डी आंसर इसका सही होगा। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? हाल ही में 14वें राष्ट्रपति कौन है भारत के? रामनाथ कोविंद ने। 13वें कौन थे? इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे। और 12वें कौन थे? प्रतिभा देव सिंह पाटिल थी। तो आंसर ए सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। संविधान सभा ने इनको नियुक्त किया था। 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, 12 साल, सबसे ज़्यादा ये रहे 12 साल तक। सी आंसर इसका सही होगा। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर होते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा एक ही बार हुआ है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो 1 मंथ के लिए राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखिए अभी बताया मैंने आपको, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। डी आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 123। संसद सत्र अगर नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कानून बनाना जरूरी है तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए, ऐसा अध्यादेश जो होता है, ऐसा कानून जो होता है, कब तक वैलिड होता है? संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो वैलिड रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो संसद में। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बताया मैंने आपको। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? देखिए महाभियोग प्रस्ताव मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसका हमारे संविधान के 61वें अनुच्छेद में उल्लेख है। मैंने आपको बताया था महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती हैं। मान लेते हैं कि लोकसभा से अगर चालू हो रही है तो लोकसभा में सबसे पहले 1/4 जो लोग हैं वो लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। उसके बाद में 14 दिन के बाद लोकसभा में वोटिंग होती है। अगर 2/3 बहुमत अगर मिल गए लोकसभा में तो प्रस्ताव पास होकर राज्यसभा में जाता है। फिर राज्यसभा में वोटिंग होती है, अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत मिल गए तो फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। इसके ऊपर वाला गलत है। सदन में उपस्थित नहीं, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जब मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन आया जिसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में। तब से संख्या कितनी हो गई इसकी? 11 हो गई। सी आंसर इसका सही होगा। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। डी आंसर। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये बिल्कुल। जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में, उसमें अनुच्छेद 47 आता है। 47 क्या बोलता है अनुच्छेद? राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पोषण की रक्षा करे। राज्य, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार जो है वो शराबबंदी लागू कर सकती है। ठीक है, धारा 47। ए आंसर सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? अनुच्छेद 51। बी आंसर। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए आवश्यकता होती है? देखिए अगर किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाना है तो उसके लिए एक रीट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, बी आंसर सही होगा। ये रीट क्या होती है? देखिए अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पुलिस या किसी राजकीय संस्था ने गिरफ्तार कर लिया तो ये रीट जो होती है ये आदेश देती है उस पुलिस या राजकीय संस्था को कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके आरोपों को अदालत में बताया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होती हैं ये आदेश देती हैं। ठीक है, तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रीट की आवश्यकता होती है? हेबियस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? कब जारी किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से पुलिस या किसी राजकीय संस्था ने बंदी बना लिया हो। तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। आंसर क्या होगा? सी आंसर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य क्षेत्र और कितने राज्य बने थे? देखिए 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश मतलब 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। सी आंसर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? कब किया गया था? 1956 में इसका भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है, इसका उपयोग किया गया। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये तीनों अनुच्छेद जो हैं ये आपातकाल से संबंधित हैं। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 जो है और राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो 352 का उपयोग हो चुका है, 356 का भी उपयोग हुआ है, पर 360 जो है वित्तीय आपातकाल
वो भारत में कभी नहीं लगाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 360 का उपयोग कभी नहीं हुआ है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखिए ए आंसर सही होगा। संविधान का संशोधन करने की संसदीय शक्ति, ए आंसर। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर पूछते तो 356 और वित्तीय आपातकाल जो है वो 360। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल मतलब 352। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए देखिए प्रावधान है आर्टिकल नंबर 324, सी आंसर सही होगा, जो कि भाग 15 से संबंधित है। ओके। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? मतलब कितने भाग हैं उसके? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भाग 3, ए आंसर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 245 है। इसमें से मैंने आपको बताया था 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है और बची हुई कितनी 233 जो है वो निर्वाचन के द्वारा होती हैं। 233 इसमें से 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से और बची हुई 229 सीट जो है वो राज्यों से चुनी जाती हैं। तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। आंसर क्या होगा? ए आंसर। वर्तमान पूछते तो 245 सही आंसर होगा। संविधान की प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव जो था वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्य है। भारतीय संविधान जो है वो बड़ा संविधान है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा संविधान है। तो बहुत छोटा एवं ये दोनों गलत हो गए। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, बिल्कुल ये सही है। यह लिखित संविधान नहीं है, लिखित है, बिल्कुल सी आंसर यहाँ पर इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? जनगणना केंद्रीय सूची में है, बैंकिंग बिल्कुल है, मजदूर संगठन, मजदूर संगठन जो है कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय है, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं है? देखिए फ्रेंड, विधान परिषद मैंने आपको बताई थी भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। उसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको, टीबी जुकाम, ठीक है। विधान परिषद में लोग क्या करते हैं? बोलने का काम करते हैं, इस वजह से उनको टीबी हो गया खांस खांस के और जुकाम हो गया। ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो टी से बना तेलंगाना, बी से बना बिहार, जे से बना जम्मू कश्मीर, यू से बना उत्तर प्रदेश, के से बना कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। तो बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों है, ओडिशा नहीं है। देखिए ए आंसर यहाँ पर सही होगा, ओडिशा में विधान परिषद का गठन नहीं है। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, बिल्कुल केंद्रीय सूची का विषय है रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य वित्त आयोग है एक क्या है? विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल सी आंसर सही होगा। राज्य वित्त आयोग पूछ ले चाहे वित्त आयोग पूछ ले, दोनों जो है संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 243 में, और अगर वित्त आयोग पूछ ले तो उसके गठन का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में दिया है, वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का पूछा है तो राज्य वित्त आयोग का हमारे संविधान के 243 आर्टिकल में वर्णन है। तो एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग का काम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा कंप्लीट लेक्चर मैंने अच्छे समझाया था आपको। केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करने का काम होता है फाइनेंस कमीशन का। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति लगती है? राज्य के राज्यपाल की, ए आंसर। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है? देखिए, राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसको हटाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विधान परिषद की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होती है? 40, ठीक है। आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के शेट्टी ने, बी आंसर। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य? 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है?
अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो विपक्ष रखता है मंत्रिपरिषद के प्रति, और मंत्रिपरिषद फिर क्या करता है, विश्वास प्रस्ताव रखता है। तो वही बात हो रही है, तो डी आंसर सही होगा। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो अभी तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। बी आंसर। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री बिल्कुल होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट सचिव नहीं होते हैं। डी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सारे मेरे लेक्चर्स देख रखे होंगे पॉलिटी के, तो आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ेगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। ठीक है, कोई भी राज्य जो है वो संघ से पृथक नहीं हो सकता। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया? 91वें संविधान संशोधन, अभी बताया मैंने आपको। ए आंसर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है, जिसके अंदर एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हाल ही में ओम प्रकाश रावत हैं, ध्यान रखिएगा। और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुनील अरोरा और अशोक लवासा हैं। तो इनके नाम भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, बिल्कुल, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। चौथा देखिए अनुच्छेद 74(3), ये गलत है। तो 1 2 3 सही होंगे। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो किस देश का संविधान जो है वो लिखित नहीं है? यूएसए, पाकिस्तान, भारत का संविधान जो आता है वो लिखित संविधान आता है, जबकि यूके का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, यूके में संसदीय परंपराओं के हिसाब से शासन होता है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा, देखिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा 1946 में संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव स्वरूप डी आंसर इसका सही होगा। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। जब संविधान बना था तब इन शब्दों को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर रखा है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 1 में। ओके। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीव द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? 1973 संसदीय अधिनियम द्वारा। ए आंसर। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो यहां पर देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली जो है वो संघ राज्य क्षेत्र है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर इसका सही होगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने थे? तो ध्यान रखिएगा 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं?
तो मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है वो किसके संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो कितने हैं मौलिक अधिकार? 6 है। शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार में से हटाकर कहां पर डाल दिया? विधि अधिकार में डाल दिया, अनुच्छेद 300 ए में। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 32। आर्टिकल नंबर 32 के तहत देश का कोई भी आदमी जिसे लगता है कि उसके मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है तो हनन का मामला वो सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 को किस नाम से जाना जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रीट जारी करने का काम जो होता है वो किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होती है वो रीट जारी करने का काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रीट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत रीट जारी करने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, कोई उच्च न्यायालय, बिल्कुल हाई कोर्ट जो है उसको अधिकार होता है रीट जारी करने का। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? देखिए ऑप्शन, अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, बिल्कुल सही है। राज्य सभी के लिए एक जैसा कानून बनाएगा और उसे समान तरीके से लागू करेगा, तो ये बात अनुच्छेद 14 में बोली गई है। अनुच्छेद 16 देखिए समान अवसर, ये भी सही है। राज्य पद नियुक्ति के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करेगा, जिसमें अपवाद है एसटी एससी। ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है प्रेस की स्वतंत्रता, ये ऑप्शन गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित बात की गई है। छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है अनुच्छेद 17 में। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध जो है वो किससे है? अनुच्छेद 19 से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर जो है सी वाला बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी देखिए, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 18 में राज्य जो है वो सेना सम्मान के अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, तो ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधि अधिकार में डाल दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार जो है वो किससे संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने मतदान करने को वैधानिक अधिकार माना है और इसे राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार होता है, ना कि मानव अधिकार होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35। ध्यान रखिएगा 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं और 51 क में आते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19 में। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? किसने कहा था ये वाक्य? केटी शाह ने कहा था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? कौन रहे हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1952 से सबसे पहले ये 1957 तक उपराष्ट्रपति रहे, फिर 1957 से लेकर 62 तक दूसरी बार उपराष्ट्रपति रहे। तो लगातार 2 बार रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूं, ऐसे दूसरे व्यक्ति और हैं हामिद अंसारी, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे, 2007 से लेकर 2012 तक और फिर 12 से लेकर 17 तक। ठीक है। भारत के पूर्व जो उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है?
तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ये बोलता है अनुच्छेद 79। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा? भारत के राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा होगी तब तक केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो पद धारण करते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की इच्छा नहीं होगी तो केंद्रीय मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वो शपथ दिलाने का काम करता है केंद्रीय मंत्रियों को, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, जबकि लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा के लिए पूछा है, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय हैं? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक बॉडी कौन सी है? देखिए वित्त आयोग, बिल्कुल वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। हमारे संविधान के 280 आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है वित्त आयोग का। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है हर 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48A। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। डी आंसर इसका सही होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है हर 5 वर्षों बाद। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन करता है यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 316(1) के तहत ध्यान रखिएगा 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति जो है वो यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 317। राष्ट्रपति हटा सकता है इनको सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 317 में इसका उल्लेख है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल देखिए जो होता है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, पर किसी भी सदन में उसको बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। अटॉर्नी जनरल से देखिए एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। भारत का जो महान्यायवादी होता है उसको भारत के किस न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है? तो ध्यान रखिएगा किसी भी विधि न्यायालय में उसको सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है अटॉर्नी जनरल को, किसी भी न्यायालय में। ओके। एकल संक्रमणी वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। एकल संक्रमणी वोट पद्धति देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में यूज होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस पद्धति में प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग होती है, तो जितने विकल्प होते हैं उन सभी को प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग की जाती है। तो आंसर यहाँ पर देखिए डी आंसर बिल्कुल सही होगा, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? कब लागू करी थी? 1975 में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपातकाल लगा था 1962 में, भारत चाइना वॉर, उसके बाद में भारत पाकिस्तान वॉर 1971 में, उसके बाद तीसरा लगा था 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? कितने वर्ष पूरा कर लेना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 58 जो है हमारा संविधान का वो राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख करता है, तो उसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु जो है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? किस प्रकार की आपात स्थिति? देखिए राज्य आपात स्थिति तो कई बार लग चुकी है, बाहरी आपात स्थिति भी एक से अधिक बार लग चुकी है, वित्तीय आपात स्थिति अभी कभी लगी ही नहीं है,
तो आंतरिक आपात स्थिति ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 1975 में लगी थी, अभी हमने डिस्कस करा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए जितनी भी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो राज्यसभा के द्वारा लगाई जा सकती है। मैंने आपको पूरी महाभियोग की प्रोसेस बता रखी है। ऐसा करने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होता है और प्रस्ताव संसद के सामने पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिए, तब जाके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रोसेस हमने डिस्कस कर रखी है, आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। दो अस्थायी सदन कौन से होते हैं? लोकसभा और विधानसभा। डी आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। ये तीनों समिति जो है वो संसद की स्थायी समिति है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो होती है वो स्थायी समिति नहीं है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो आर्टिकल नंबर 3 जो है उसके अनुसार नए राज्यों का गठन करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ संसद के पास है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? समापन शब्द का यूज किया जाता है संसद के सत्र का अंत जब करना होता है। तो ए आंसर इसका सही होगा। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एडॉक कमेटी कहते हैं, तदर्थ समिति। विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनती है, जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समिति खत्म हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह है, कौन सा है? भारतीय डाकघर अधिनियम, जो कि काफी विवादित रहा था। इस अधिनियम के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो शक्ति का यूज किया था। तो सी आंसर इसका सही होगा। पॉकेट वीटो शक्ति क्या होती है कि जब भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति या तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज देगा, या तो विधेयक को पास कर देगा, या तो उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा। पर पॉकेट वीटो की कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करता है? उसको अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेता है। तो ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है जब किसी राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का यूज किया है, भारतीय डाकघर अधिनियम के लिए ज्ञानी जेल सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, बिना विभाग के मंत्री होते हैं, पर कैबिनेट सचिव जो होता है वो नहीं होता है। मंत्रिपरिषद का देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 74 में इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता देने के लिए क्या होता है? एक मंत्रिपरिषद होता है, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो अनुसूची से रिलेटेड मैंने आपको ट्रिक बताई रखी है, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, तो राज्यसभा प्रतिनिधि चौथे नंबर पर आ रहा है। एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि तो चौथे नंबर पर आ रहा है, ये तो चौथी अनुसूची। ठीक है, एस से बना स्टेट, पी से बना पैसा, शपथ तीसरे नंबर पर आया, चौथे नंबर पर राज्यसभा आया। ठीक है, और पांचवें नंबर पर एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूची क्षेत्र 5 देखने चल दिए। ये हमारी ट्रिक थी। तो अनुसूची क्षेत्र आता है पांचवें नंबर पर, मतलब पांचवी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से आपने ट्रिक अगर देख रखी होगी तो बड़ी आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया? 1954 में। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पश्चिमी लोकतंत्र का समर्थन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। ओके, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। देखिए अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है? ऐसे विषय जो ना केंद्र सूची में रखे गए, ना राज्य सूची में, और ना ही समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं? केंद्र सरकार में। ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद मतलब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसकी स्थापना किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए। ओके, और आखिरी इसकी मीटिंग कब हुई थी?
23 सितंबर 2013 में इसकी आखिरी मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय एकता परिषद की। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्ष होना चाहिए? हाई कोर्ट का 10 वर्षों तक एडवोकेट रहा हो। बी आंसर इसका सही होगा। भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार होता है? कहां पर होता है? मैंने आपको बताया था, भारत के कोई भी विधि न्यायालय में उसको सुनवाई करने का अधिकार होता है। डी आंसर इसका सही होगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, योजना आयोग अभी खत्म हो गया है, इसकी जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों गैर संवैधानिक निकाय हैं, मतलब इनका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का क्या करता है? बर्खास्त करता है, निर्वाचन करता है, चयन करता है, नियुक्त करता है, क्या करता है? चयन करता है। सी आंसर। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कौन थे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सुकुमार सेन। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे पहले? सुकुमार सेन थे। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो कौन है? ओम प्रकाश रावत हैं। निर्वाचन आयोग का हमारे संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख मिलता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? देखिए, पहला तो सुकुमार सेन थे और दूसरा भी आप ध्यान रखिएगा, कल्याण सुंदरम दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? देखिए, अगर हम केंद्र की बात करते हैं जिसमें राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करता है, पर अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य को नामित कर सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 333 333 आर्टिकल के तहत एक आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य को राज्यसभा में नामित कर सकता है राज्यपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2015-16 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? जनगणना बिल्कुल है, बैंकिंग भी है, मजदूर संगठन जो है समवर्ती सूची का विषय है, तो आंसर इसका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए 2 राज्यों में पूछ रहा है, तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो देखिए, जब संविधान बना था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। उसके बाद 9, 10, 11 और 12, ये 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, तो 8वीं अनुसूची को अलग से नहीं जोड़ा गया, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए आंसर सही होगा। संविधान की 12वीं अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख मिलता है? देखिए, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। अगर आपको अनुसूची वाली ट्रिक याद होगी तो बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान बताए गए हैं 12वीं अनुसूची में। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो करंट अफेयर में भी डिस्कस करा था हमने ये क्वेश्चन, बार बार आपको मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन ये। पवन कुमार चामलिंग, बी आंसर इसका सही होगा, असम के मुख्यमंत्री हैं ये। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? 36। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं आपको, देखिए, पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें एकमात्र महिला थी, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो स्वास्थ्य मंत्री थी, जो कि एकमात्र महिला थी पहले मंत्रिमंडल में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिक से बताया था ये 5 और 2, तो 5 साल के लिए वोट दो, ये हमारी ट्रिक थी। तो ये कौन बोलता है? नेता बोलता है। तो देखिए, नेता से संबंधित क्या होगा? राजनीतिक दल बदल कानून, बिल्कुल बी आंसर इसका सही होगा। तो बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन 61वें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्यतः बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं?
किस भाग को संशोधित नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है ये, जो कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। ध्यान रखिएगा, इसमें एक अपवाद है सिक्किम का, जहां पर 32 सीट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी आंसर सही हो गया। निम्नलिखित में से कहां पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? पुडुचेरी में विधानसभा है, गोवा में भी है, दिल्ली में भी है, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। डी आंसर इसका सही होगा। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 403 है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, जहां पर 100 सीट्स हैं विधान परिषद की। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ए आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर में कितनी है? 36 है। मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद ही नहीं है। महाराष्ट्र में कितनी है? 78 है। और कर्नाटक में है 75। तो सबसे कम किसमें है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 36 है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा में स्त्री समलैंगिक, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित हैं? कौन सी धारा? आर्टिकल नंबर 377। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसने कहा है? यह कहा था महात्मा गांधी ने। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो कब पारित हुआ? 2005 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला, तो ध्यान रखिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। लोकतंत्र में देश की जनता जो होती है ना, वही असली मालिक होती है, वही सरकार को चुनती है। इसलिए मालिक होने के नाते जनता का ये पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि जो सरकार उसने चुनी है वो उसकी सेवा में क्या कर रही है उसकी सूचना उसको मिलती रहे। तो इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पारित हुआ 2005 में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? कब पारित किया था? 1986 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दास कैपिटल। मार्क्सवाद का पूरा परिचय मिलता है इसके अंदर, दास कैपिटल के अंदर। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है राज्य के राज्यपाल से। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का नेतृत्व करता है राज्य में। तो राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य क्या हुआ? राज्य के राज्यपाल से। ठीक है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, पक्षियों की सुरक्षा, जानवरों की सुरक्षा, ऐसे विषय को राज्य सूची से हटाकर कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय किसका है? राज्य सूची में आता है। सी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, अगर देश की बात करते हैं तो उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। और अगर राज्य की बात करते हैं तो कौन होता है? एडवोकेट जनरल, मतलब महाधिवक्ता। बी आंसर इसका सही होगा। महाधिवक्ता का काम क्या होता है? राज्य सरकार को कानून संबंधी मामलों में सलाह देने का काम होता है महाधिवक्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। अभी हमने डिस्कस करा। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे यंगेस्ट की अगर बात करते हैं तो कौन थे? राजीव गांधी, जो कि 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो उस तक। बिल्कुल बी आंसर इसका सही होगा। संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल किस सूची में आते हैं? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल ये सब आते हैं राज्य सूची में।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं रही है? तमिलनाडु में भी रही है, राजस्थान में भी रही है, उत्तर प्रदेश में भी रही है, महाराष्ट्र में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? अनुच्छेद 155। सी आंसर। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो देखिए संवैधानिक पद कौन सा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल ए आंसर सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भारत की कोई भी महिला नहीं रही है। प्रधानमंत्री पर रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रही है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर भी रही है, पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भारत की कोई भी महिला कभी नहीं रही है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होता है। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था पीवी के राय समिति ने। इन्होंने बोला था राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। तो ये सुझाव दिया था पीवी के राय समिति ने। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। डी आंसर। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? केक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, सेना प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। डी आंसर इसका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, तो दूसरा नंबर का आंसर सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन बने थे? इंदिरा गांधी, तो एक आएगा। उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। तो 2 1 3 4, सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से देखिए अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन बनने लग गए हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन क्रम को, एक बार इनको रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल की देखिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन वाला आपातकाल जो 356 से संबंधित है, और लास्ट में बताया था 360 जो कि वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति शासन मतलब 356, आंसर क्या होगा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। केक जो है देखिए वो संबंधित है अनुच्छेद 148 से। वित्त आयोग जो है वो किसे संबंधित है? अनुच्छेद 280 से। संघ लोक सेवा आयोग संबंधित है अनुच्छेद 315 से, और प्रशासनिक प्राधिकरण जो है वो संबंधित है अनुच्छेद 323 ए से। तो देखिए आंसर क्या होगा? ए वाले का क्या आंसर है? 3, तो मतलब ए और बी आंसर में से कोई होगा। वित्त आयोग बी वाले का क्या है? देखिए दोस्तों सेकंड, तो मतलब ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से 300 आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। पॉलिटिक्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेहनत पसंद आई होगी।